हेलो दोस्तों, यस परशुराम का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में समझने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें कुछ पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो हमें देखते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन जो हमारा होता है, सबसे पहले हम दे लेते हैं कि हमारी बॉडी में जो टोटल वॉल्यूम होता है ब्लड का 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे वेट के हिसाब से, अगर 80 किलो किसी का वेट है तो उस हिसाब से 8% होता है। जितना वेट होता है उसका 8% हमारा जो होगा क्या होगा, ब्लड होता है हमारे शरीर में। तो टोटल कितने हमारे होते हैं वॉल्यूम? 5 से 6 लीटर होते हैं। अगर हम होल ब्लड जो हमारा है, जो ब्लड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करेंगे तो 1050 से लेकर के 1060 तक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब विस्कोसिटी की बात करेंगे 4 to 5 टाइम्स इतना होता है विस्कोसिटी आप वाटर की तुलना में। अब हम पीएच की बात करेंगे 7.4 से लेकर के ±0.05 एल्कलाइन मीडियम। हमारा जो नेचर की हम बात करें कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। हमारा जो पीएच होता है कैसा, एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन। 7.4 जो हमारा क्या होगा, पीएच होता है। अब हम देखते हैं जैसे कि हमारा होल ब्लड है। होल ब्लड हमारा जैसे ब्लड हमने सेपरेट कर लिया, उसमें से हमारे जो कंपोनेंट हम देखेंगे या कैसे हमारा सेपरेशन होता है उसमें हम अगर देखेंगे, जैसे इफ़ एंटी काउलेटेड ब्लड सैंपल, अगर हमने एंटी काउलेटेड सैंपल ले लिया। एंटी काउलेटेड सैंपल्स में तो होता है कि जो जिस वाइल में हम सैंपल लेंगे उसमें एंटी काउलेंट जो हो ऐड हो, जैसे ईडीटी हो गया, हमारा फ्लोराइड हो गया, हमारा ये हो गया। प्लेन में नहीं लेना है। अगर हम सैंपल लेते हैं किसी एंटी काउलेटेड ट्यूब में, तो जिसमें हमारा एंटी काउलेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, उसे रोकता है, मतलब आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी से बाहर। शरीर के अंदर हमारे क्यों ब्लड क्लॉट नहीं होता है? क्योंकि उसमें हमारे हेपेरिन हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। और जब हमारे बॉडी से हम बाहर अगर ब्लड निकालते हैं, अगर उसे हम ऐड नहीं करेंगे हीमोग्लोबिन ईडीटी में, किसी भी उस हमारे एंटीकोगुलेंट में, तो हमारा क्या होता है, वो भी ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है। तो हम एंटीकोगुलेटेड ट्यूब में हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसे हम कुछ टाइम के लिए जब रख देंगे तो उसमें क्या होता है, सेपरेट हो जाता है हमारा सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स और प्लाज्मा उसमें देखेंगे हम दो पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं हमारे। एक पार्ट होता है हमारा सेल्स और एक हमारा होता है प्लाज्मा। जो सेल्स होते हैं हमारा हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लाज्मा जो हमारे वो हमारे हैवी नहीं होते हैं, इसलिए ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमने मान लो इस ट्यूब में हमने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद इसको हमने कुछ टाइम के लिए रख दिया एंटी काउलेटेड ट्यूब में, मतलब जिसमें हमारा ईडीटी या फ्लोराइड इस सैंपल हम लेंगे जिसमें। तो हमारा ये प्लाज्मा हो गया, देखो ऊपर हो गया 55%। टोटल वॉल्यूम का 55% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड अगर हमारा जितना है उसका 55% जो होगा प्लाज्मा हमारा होगा। अगर हम एरिथ्रोसाइट वाला सेल्स की बात करेंगे तो 45% होता है। सेल्स कितना होता है, 45%, जिसमें इसके आरबीसी सेल्स की बात कर रहा हूँ। अगर हम बफी कोड में देखेंगे तो हमारा ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट सेल्स हमारे होते हैं लेस देन 1%। लेस देन 1% हमारा होता है बफी कोड, जिसमें हमारा ल्यूकोसाइट, जिसमें WBC और प्लेटलेट्स होते हैं। और एरिथ्रोसाइट्स में हमारे क्या हो गए, 45% होते हैं जो कि हमारे टोटल वॉल्यूम का। और हमारा प्लाज्मा कितना होता है, 55%। अगर हम आगे चल के देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि सेल्स हमारे क्या होते हैं, सेल्स कौन कौन से हमारे होते हैं सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स की हम बात करेंगे तो सेलुलर एलिमेंट्स जो होगा वो ब्लड रिप्रेजेंट करता है 45%। मतलब हमारे जो हमारा आरबीसी है कितने हैं, 45% को क्या आरबीसी को रिप्रेजेंट करता है। टोटल वॉल्यूम का 45% हमारा क्या आरबीसी है। उसी को हम कहते हैं क्या, पीबीसी, पैक सेल वॉल्यूम। जो हमारा 45% जो आरबीसी हमारे थ्रू साइड जो है सेडिमेंट, हमारा जो सेडिमेंट हुआ है उसी को हम बोलते हैं पैक सेल वॉल्यूम। पीसीबी का दूसरा नाम जो होता है हेमेटोक्रिट। और इसके अलावा जैसे हम यहाँ पे देखेंगे सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स की बात हम देखेंगे यहाँ पे होल ब्लड, मान लो हमारा ये है होल ब्लड, हमारा ये है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे हमारा एक प्लाज्मा हो गया, एक हमारा फ्लूइड पार्ट हो गया, हमारा क्या होगा सेलुलर पार्ट हो गया। प्लाज्मा हमारा जो है, प्लाज्मा में हमारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, नाइट्रोजनस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गैसेस होते हैं। इसके आगे अभी इसके बारे में हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं प्लाज्मा में, कौन कौन से पाव होते हैं, तो हम देखेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी, अगर सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स हमारा क्या हो गया, प्लेटलेट्स हमारा हो गया, एरिथ्रोसाइट्स हो गया, ल्यूकोसाइट, मतलब आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया और प्लेटलेट्स हो गया। और जो हमारा डब्ल्यूबीसी है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। जो हमारा ल्यूकोसाइट है इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। जो ग्रेनुल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट हमारा क्या है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है। और ग्रेनुलोसाइट में हमारा क्या है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इस्नोफिल्स। तो हमारे हो गए ये। अगर हम बात करेंगे आरबीसी, तो आरबीसी हम क्या बोलते हैं, आरबीसी को दूसरा नाम क्या है, एथ्रोसाइट्स। तो नाम याद करना चाहिए दोस्तों, कभी कभी पूछ लेते हैं एथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है।
तो एथ्रोसाइट को भी आरबीसी बोलते हैं, या इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका आरबीसी का है। इसका नॉर्मल हम काउंट की बात करेंगे 5 मिलियंस होता है पर माइक्रोलीटर, इतना हमारा क्या होता है इसका यूनिट होता है। हमारा यूनिट दोस्तों याद होना चाहिए, अगर हम किसी भी की नॉर्मल रेंज अगर बता रहे हैं तो यूनिट के साथ में उसको बताएं। इसका नॉर्मल जो हमारा काउंट है 5 मिलियंस पर माइक्रोलीटर। और ल्यूकोसाइट की अगर हम बात करेंगे, ल्यूकोसाइट हम किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। इसका नॉर्मल के हम काउंट की बात करेंगे तो 4,000 से लेके 11,000 पर माइक्रोलीटर होता है इसका नॉर्मल रेंज, 4,000 से 11,000। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका ज़्यादा होता है, 25,000 तक हो जाता है, जो इन्फेंट बच्चे हैं। अगर हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी हमारा 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था, ग्रेनुलोसाइट जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, 2 पार्ट में था। ग्रेनुलोसाइट हमारे कितने थे, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट की अगर आप बात करेंगे तो क्या है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स है। तो यहाँ पे भी लिम्फोसाइट जो हमारा होता है 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट। अब यहाँ प्लेटलेट्स सब देखेंगे, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का क्या नाम है दूसरा, थ्रोम्बोसाइट्स। नॉर्मल काउंट की अगर हम बात करेंगे तो 1.5 लाख से 4 लाख होता है पर माइक्रोलीटर। इसका जो नॉर्मल रेंज है 1.5 लाख से 4 लाख होता है। माइक्रोलीटर को अगर हम बात करेंगे, इसके दूसरे हम क्या क्यूबिक एमएम में भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। माइक्रोलीटर जो है या हम क्यूब, जैसे यहाँ पे 1 पॉइंट मतलब 1.5 लाख से 4 लाख पर माइक्रोलीटर है, तो इसको हम क्यूबिक एमएम भी लिख सकते हैं। क्यों, अगर हम प्लाज्मा की अब देखेंगे, प्लाज्मा हमारा क्या है, प्लाज्मा एक क्लियर हमारा होता है, स्टॉक कलर में होता है, फ्लूइड पोर्शंस है जो कि ब्लड में रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा 45% हमारा क्या हो गया था, सेल्स हो गए थे हमारे, और 55% हमारे क्या हो गए, प्लाज्मा हो गया टोटल वॉल्यूम का। अगर हम 5 पार्ट से जो हमारा अबाउट 5% ऑफ बॉडी वेट, और हमारा कितना परसेंट होता है, 5% होता है बॉडी वेट के। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो वाटर होता है 91%, 9% जो होगा सॉलिड पार्ट होते हैं, मतलब सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, जो कि सॉलिड में जैसे हमारा 1% इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और 8% जो होता है हमारा क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। 9% है सॉलिड, 91% हमारा वाटर हो गया। इसके बाद 9% जो होता है सॉलिड्स हमारे होते हैं, सॉलिड्स हमारे कंपोनेंट्स। इसमें 1% जो होता है हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 8% जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ नीचे देखेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं। तो अभी यहाँ पे हम देख लें सेकंड पार्ट में जो कैटेगराइज किया है, और यहाँ पे मेजर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये कितना परसेंट में था, 8% में था। तो सॉरी दोस्तों, ये 1% में था। तो 1% में हमारा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स था, और 8% हमारा क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हमारा 1% था, 1% में हमारा क्या होता है, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब हमारे होते हैं, मेनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर्स हैं ये। और ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर और ये हमारे क्या होता है, प्रोटीन हमारे क्या इंट्रासेलुलर्स हैं। और फेरस हमारा होता है, फेरस और फेरिक हमारे ये सब आयंस हमारे जो होते हैं। और हम 8% की बात करेंगे दोस्तों, हमारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, 8% जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसमें 7% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। 1% क्या होते हैं हमारे अदर सबस्टेंस होता है, जैसे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस जो हमारे सबस्टेंस होते हैं, जैसे हमारे शुगर हो गया, फैट्स हो गया, एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया। 1% में हमारे ये सब आते हैं जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है, जैसे शुगर हो गया, फैट हो गया, एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गया। और 7% में हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स आते हैं। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो नॉर्मल रेंज होता है कितना होता है, 6.4 से लेकर के 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर, इतना होता है यूनिट उसका। 6.4 से लेके 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू होता है। और हम कंपोनेंट की बात करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो 55% हमारा एल्बुमिन हो गया, जिसका अगर हम 3.3 से लेके 5 ग्राम पर डेसीलीटर इसका क्या था, नॉर्मल रेंज होता है। एवरेज की बात करेंगे 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर 38% कितना होता है, ग्लोबुलिन होता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना 2-3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। एवरेज की हम बात करेंगे 2.3 से लेके ग्राम पर डेसीलीटर इतना होता है। ये सब जो हमारे वैल्यू हैं ये हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है, तो आप लोग इसको याद करें, नॉर्मल रेंज कम से कम तो याद होना चाहिए। 13 जो हमारे 13 हमारे परसेंटेज होते हैं, एक ग्लोबुलिन होते हैं, जिसका नॉर्मल है 0.78 से लेकर 0.81 ग्राम पर डेसीलीटर है। और 14% जो हमारा होता है ये हमारा अल्फा ग्लोबुलिन होता है, ये बीटा ग्लोबुलिन होता है, 0.79 से लेकर इतना हमारा नॉर्मल रेंज है। 11% जो होता है गामा, हमारा अल्फा बीटा गामा होकर ना हमारा ग्लोबुलिन हो गया, जो हमारा 0.66 से लेकर 0.70 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे क्या हो गए, ये हो गए। हम एजी रेशियो की बात करेंगे तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो जो होता है, ए से में एल्बुमिन, जी से ग्लोबुलिन, इसका रेशियो हम बात करेंगे तो 1:1 मतलब 7/1, 1:7:1, ये हमारा नॉर्मल वो हमारा वो अनुपात हो गया।
इसमें 7% जो हमारा होता है क्या होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, 7% फाइब्रिनोजेन, जिसका नॉर्मल जो है 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर हम प्रोथ्रोम्बिन का जो देखें, प्रोथ्रोम्बिन हमारा होता है 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका नॉर्मल रेंज होता है। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस की हम बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो नॉर्मल रेंज की बात करेंगे 28 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इतना होता है 1% में जो होता है दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन कौन सा था, बड़े जो हार्मोन्स ये सब एंजाइम जो आते हैं इसमें आ जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे यूरिया हो गया 20 से 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूरिक हो गया 2 से 4, इसका नॉर्मल है, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा अलग अलग बुक में। देखो ये बुक है और कहीं और देखेंगे रिजल्ट वाले में, उसमें अलग अलग थोड़ा सा वैल्यू का वेरिएशन आएगा, तो इससे आप वो नहीं करें। क्रेटिनिन जो होता है दोस्तों 0.50 से 1 तक होता है, लेकिन 2 तक है कोई और। क्रेटिनिन और क्रेटेनाइन, तो दोस्तों क्रेटेनाइन है, एक क्रेटिनिन है। तो जैंथेनिन जो हमारा ट्रेसेस होता है, हाइपोजैंथेनिन जो हमारा ये भी ट्रेस होता है, ये हमारे किस में है, नॉन प्रोटीनियस हमारे जो सब्सटेंस है उसके हैं। अदर सब्सटेंस की अगर हम बात करेंगे तो जैसे हमारा न्यूट्रल फैट हो गया, जैसे हमारा ट्राइग्लिसराइड हो गया 30 से लेकर 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। फास्फोलिपिड हो गया, जिसमें फास्फोलिपिड में लेसिथिन, स्पिरोमाइसिन और सिफेलिन, ये सब हमारे जो होते हैं किस में आते हैं, फास्फोलिपिड में आते हैं। अदर सब्सटेंस है जिसका नॉर्मल रेंज कितना है, 150 से लेकर 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज हमारा क्या है 70 से लेकर 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है फास्टिंग कंडीशन में। अब कोलेस्ट्रॉल की हम बात करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल हमारा कितना होता है, 120 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर हम बात करेंगे इसके, हमने नॉर्मल देख लिया हो, इसके बारे में हम डिटेल अलग बुक में देखेंगे। जैसे आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ आरबीसी देखेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, डब्ल्यूबीसी पूरा डिटेल देखेंगे। उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे, फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में देखेंगे, पूरे हम डिटेल में इसको स्टेप बाय स्टेप सब हम वीडियो में देखेंगे। और फंक्शन ऑफ ब्लड की हम बात करेंगे, इतना तो हमें नॉर्मल बेसिक हमें पता चल गया कि मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कितने अमाउंट में होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये तो बेसिक पता चल गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड का फंक्शन होता क्या है हमारी बॉडी में। तो ब्लड जो हमारा होता है, पहली बात रिस्पायरेशन में हमारा क्या होता है, हेल्प करता है। रिस्पायरेशन जैसे हम सांस लेते हैं उसमें हमारे ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है, जो सांस लेने हैं इसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स टिश्यू तक। जो ब्लड होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को लंग्स टिश्यू तक, और कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करता है, टिश्यू से लंग्स तक क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का ले जाने का काम करता है। न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं उसमें भी हमारे क्या, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, विटामिन हो गया, जो हमारे डिफरेंट टाइप के मिनरल्स हमारे हैं, तो ये क्या करते हैं, स्टोरेज भी, मतलब न्यूट्रिएंट क्या करता है, स्टोरेज का भी ये लो एलिमेंट्री कैनाल हो गया, टिश्यू जो हमारे होते हैं ये सब हमारे क्या स्टोर भी करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू हमारा क्या होता है, उसे पहुंचाया भी जाता है स्टोर करने के लिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे हमारे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया, जो हमारे ब्लड में है, ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है जो हमारे वेस्ट मटेरियल, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनिन हो गया। किडनी, स्किन, इंटेस्टाइन ऑफ देयर रिमूवल, जो हमारा जो ये रिमूवल होता है कहाँ कहाँ से होता है, किडनी से होता है, स्किन से होता है, इंटेस्टाइन से होता है। ये हमारा क्या कर रिमूव करने का काम करते हैं जो हमारे वेस्ट मटेरियल है, किसके द्वारा, ब्लड ट्रांसपोर्ट से, ब्लड के थ्रू। अगर होम्योस्टेटिस की बात करेंगे, होम्योस्टेटिस मीन्स होता है जो हमारे बॉडी का अंदर का इन्वायरमेंट है उसको कैसे ही मेंटेन रहता है, मतलब हम बाहर कितनी भी ठंडी हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, कितनी भी ठंडी पड़ जाए, बर्फ़ पड़ जाए, हम कहीं भी चले जाए, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो सेम, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहता ही है। तो उसका नॉर्मल हमारा टेम्परेचर इतना ही है, कितना भी ठंडी पड़े। पीएच भी उसका मेंटेन रहता है, इलेक्ट्रोलाइट जो उसका कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहता है। तो होम्योस्टेटिक काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन करके रखने का। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे हो गया वही टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्लड मेजर कंस्टिट्यूट ऑफ द वाटर है, मतलब कि हमारा हाई स्पेसिफिक, अगर जैसे हमें ज़्यादा टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहा है, अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है, तो कैसे होता है यहाँ पे हाई स्पेसिफिक हीट, तो बफर होता है, बफर अचानक चेंज हो जाता है। बफर सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिसमें क्या होता है, बॉडी उसका काम होता है कि बफरिंग सिस्टम करेगा, जब बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाना है या घटाना है वो मेंटेन कर लेता है अपना। हाई कंडक्टिविटी जो हमारा है, हीट फ्रॉम द ऑर्गन्स, जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि हीट प्रोवाइड यूज करते हैं, तो उसको भी मेंटेन करके रखता है। हाई मतलब हाई लेटेंट हीट ऑफ इवोल्यूशन, मतलब ये भी हीट वाला है, मतलब ये हमारे जो बॉडी के अंदर जो हीट है, हीट को मेंटेन कैसे बढ़ाना है, घटाना है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, किसको कम करना है, वो भी हमारे ब्लड के थ्रू, हमारा ब्लड ही काम को ब्लड ही रोल प्ले करता है। केमिकल्स की बात करेंगे, केमिकल कम्युनिकेशन और
प्रोटेक्शन में, हमारे केमिकल का प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। जैसे हम WBC हो गया, प्रोटेक्शन में अगर हम देखेंगे तो WBC जैसे हमारा हो गया, वो फाइट करता है हमारे, तो हमारे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसको फैगोसाइटिक काम करता है। मोनोसाइट्स हमारे हो गए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, इससे हमारा क्या हो गया, डिफेंस सिस्टम के भी हमारे इसमें ब्लड के जो हमारे रोल होते हैं। अगर हम बात करेंगे जो हार्मोन्स हो गया, वेरियस सब्सटेंस है, वो रेगुलेट करते हैं हमारे मैकेनिज्म को, तो भी हमारे हो गए, जैसे हमारे ब्लड के थ्रू होता है, जो हमारे ब्लड में हार्मोन्स के जो हमारे 1% जो हमारे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जो हमारे थे, नाइट्रोप्रोटीन, वो हमारे क्या करते हैं, ब्लड में ही रहते हैं, ऐसे हमारे क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें फीडबैक मैकेनिज्म जो हमारा होता है उसे प्ले रोल करवाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे जो ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ है वो भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे इन्फेक्शन किसी को हुआ, इरिटेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हेमोस्टैटिस के थ्रू क्या होगा, क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होगा, ये सब हमारा क्या ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड में हमारा जैसे प्रेजेंट है हमारे 30 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर, तो अपना प्ले रोल करते हैं वो। अब प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शंस की हम बात करेंगे तो प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा होता है उसको हमारा मेंटेन करते हैं कि हमारा हाई मतलब कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, तो उसको एक्सचेंज करते हैं फ्लूइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू और ब्लड के बीच में क्या होता है, ट्रांजेक्शन हो जाए, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई से लो से हाई। एक टाइप द रिजर्वायर ऑफ प्रोटीन, और ये कैसा काम करता है, जो हमारा ब्लड है, जो प्लाज्मा है दोस्तों, जो प्रोटीन प्लाज्मा है, वो रिजर्वायर काम करता है प्रोटीन का, कंबाइंड विद द मेनी सब्सटेंस, जैसे हमारा आयरन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गया, ये ट्रांसपोर्टेबल करते हैं हमारे किसके, एक्टिव कंपोनेंट आर रिलीज द एप्रोप्रिएट साइट। मतलब हमारे जो ये डिफरेंट टाइप के हमारे सब्सटेंस है, जैसे आयरन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, स्टेरॉयड हार्मोन्स हो गया, ये ट्रांसपोर्टेबल हमारे होते हैं, जो कि हमारा एप्रोप्रिएट साइट से ट्रांसपोर्ट करते हैं एप्रोप्रिएट जगह पे। ये हो गया। अगर हम सीरम के यहाँ देख रहे हैं, सीरम दोस्तों हमने देख लिया क्या, सेल्स देख लिए, सेल्स हमारे कौन कौन से सेल्स थे, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। WBC हमारा क्या क्या था, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट हमारा मोनोसाइट लेप्रोसाइट हो गया, और उससे हमारा क्या हो गया, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल। और हम बात करेंगे प्लाज्मा का हम देख लिए। प्लाज्मा के बाद ये होता है सीरम दोस्तों। सीरम क्या होगा, जैसे हम जब प्लाज्मा सेपरेट करना होगा मुझे, तो हम एंटीकोगुलेटेड ट्यूब में हम सैंपल को लेंगे। अगर हमें सीरम सेपरेट करना होगा तो हमारा नॉन एडिटिव एंटीकोगुलेंट होगा, जिसमें हमारा एंटीकोगुलेंट कोई नहीं होगा, प्लेन बाइल्स में हमको सैंपल को कलेक्ट करेंगे। तो सीरम क्या करेंगे, एक ट्यूब में हमने ले लिया जिसमें DTA एंटीकोगुलेंट नहीं था, कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं था, मतलब विदाउट एंटीकोगुलेटेड ट्यूब में हमने सैंपल लेने के बाद उसमें क्या करेंगे, रख देंगे तो उसे क्लॉट हमारा क्या होगा, उसमें क्लॉट होगा। क्लॉट जब हो जाएगा तो नीचे हमारा जो है क्लॉट हमारे बैठ जाते हैं, और उसमें क्या होगा, फिर हमारे आज सीरम जो है ऊपर आ जाएगा। जैसे वहाँ पे हम देख रहे हैं सीरम को, आपको यहाँ पे प्लाज्मा देख रहे थे, वैसे सीरम है। सीरम इज़ द प्लाज्मा, जो हमारा सीरम और प्लाज्मा है उसमें से हम 5 नाइट्रोजन को माइनस कर देंगे, और हमारे क्लॉटिंग फैक्टर इसमें हमारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा 3rd, 2nd फैक्टर, 5 फैक्टर, 8 फैक्टर्स, ये हमारे किसमें, सीरम में हमारे प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग द क्लॉटिंग। इसके बाद सीरम क्या होता है, सीरम हैज ए हायर सेरोटोनिन, जो हमारा सीरम होता है, सीरम में हायर सेरोटोनिन होता है, जो कि ब्रेक डाउन करता है प्लेटलेट ड्यूरिंग द क्लॉटिंग के टाइम। जैसे हमारा प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जो प्लेटलेट्स का काम ये होता है, जैसे हमें अगर कहीं चोट लग गया है, हमारी ब्लीडिंग हो रही है, प्लेटलेट्स का काम होता है कि जो हमारी ब्लीडिंग हो रही है उसे रोकने का, मतलब थक्का जमाने का। तो प्लेटलेट्स अगर जब क्या होता है, जब हमारा जमने लग, जैसे हमें चोट लगने के बाद हमारी जो वेसल्स हैं, कैपिलरीज हमारे हैं, उसमें जब जो डैमेज हुआ उसमें हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था, उसमें क्या हुआ, क्लॉट हुआ। क्लॉट बनने के बाद ऊपर से तो क्लॉट हो गया, फिर अंदर भी ऐसे क्लॉट बना रहा है, उसमें क्या ब्लॉकेज हो सकता है। इसलिए क्या करता है, जो हमारा सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन का काम होता है कि ब्रेक डाउन करना प्लेटलेट्स को ड्यूरिंग क्लॉटिंग के टाइम पे। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हम नीचे अगर देखना चाहेंगे तो सीरम हमारा सेपरेट कैसे होगा, सीरम दोस्तों हमारा ये हो गया, प्लेन बाइल्स में हमने सैंपल ले लिया, रेड विदाउट एंटी, ये वाला हमारी एंटीकोगुलेंटेड वाला ट्यूब है, ये हमारा नॉन मतलब कि इसमें हमारा प्लेन वाला सैंपल है, जिसमें हमारा कोई मतलब कि एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं है। तो प्लेन वाला है हमारा रेड कैप वाला, और ये हमारा पर्पल कलर का कैप है जिसमें DTA एंटीकोगुलेंट होता है। तो इसमें हमने क्या सैंपल कलेक्ट किया, सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसे रख दिया कुछ टाइम के लिए, सीरम ऊपर सेपरेट हो गया, देखो सीरम ही हो गया, और नीचे हमारे जो है ये ब्लड सेल्स हमारे हैं, ये क्लॉटेड हमारे ब्लड सेल्स हैं। आई होप दोस्तों आप लोग इतना समझ होगा, नहीं समझ तो कमेंट करें, पूछना। धन्यवाद।